गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमने खनिजों के प्रकार और उसके बाद में खनिजों का वितरण, साथ में भारत में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, खनिजों के उपयोग, खनिजों का संरक्षण, शक्ति संसाधन और उसके अलावा परंपरागत स्रोत जो है जिसके अंतर्गत हमने ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इसे पढ़ा था। और इसके साथ में ऊर्जा की जो गैर परंपरागत स्रोत हैं इसमें हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इसको हम पढ़ेंगे। तो हम पहले ही यहाँ पर ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं इसमें हम पवन ऊर्जा के लाभ और हानि को पढ़े थे, और सौर ऊर्जा है उसके लाभ हानि को पढ़े थे, ज्वारीय ऊर्जा है उसके लाभ हानि को पढ़े थे, परमाणु ऊर्जा उसके लाभ हानि को पढ़े थे, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा इसके लाभ हानि को पढ़े थे। आज हम लोग विस्तार पूर्वक सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से जो हमको प्रकाश और उष्मा प्राप्त जो होती है उसको हम प्रतिदिन महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। आप अपने सोलर कुकर के बारे में आप लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं। एक उदाहरण बताती हूँ इसमें, जैसे सौर कुकर है, कार की एक पुरानी ट्यूब को आप ले सकते हैं और उसमें हवा भर करके लकड़ी के चबूतरे पर उसे रख दें और उसके बाद एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है उसको बाहर से पेंट के द्वारा, है ना, आप काला कर सकते हैं और उसके बाद में इसमें 1 कप चावल के साथ में 2 कप पानी मिला दें और उसके बाद में इसको एक ढक्कन से बंद कर देंगे। फिर उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें, जो ट्यूब रहेगा उसके भीतर में रख देंगे और अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखेंगे। शीशा का जो एक फ्रेम रहेगा यानी कि कांच जो रहेगा उसको क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर आ सकती है, जबकि सूर्य की किरणें जो है ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक लेती है। सूर्य का जो किरण है ये क्या करेगा, वो ट्यूब से घिरा हुआ जो खाली जगह है उसको वह रोक लेगा और यह बाहर नहीं निकल पाएगा। तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है लगातार बढ़ रहा है, इससे तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसमें रखा हुआ जो चावल है कुछ समय के बाद में पक जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सौर कुकर में हम गैस का हो गया, ईंधन का है, बचा सकते हैं और उस सौर कुकर के द्वारा हम भोजन बना सकते हैं। इसके बाद आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असामाप्य स्रोत है, मतलब कभी भी समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है, यानी कि कभी भी यह समाप्त नहीं हो सकता। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल पकाने के लिए, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, यानी कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। इसको पवन चक्की को किसी भी प्रकार से बिजली की आवश्यकता नहीं कि बिजली के द्वारा चल रहा है। जब हवा खूब तेज गति से चलती है, खूब तेज हवा चलती है तो पवन चक्कियां जो है उस हवा के प्रभाव से घूमने लगती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। आप भूगोल में आप लोग अध्याय 1 में भी इस पवन चक्की के बारे में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की पवन चक्कियां जो हैं समुद्री क्षेत्र के या फिर जो तटीय क्षेत्र हैं या फिर पर्वत घाटी हैं वहां पर
देखने को मिलती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ये पवन ऊर्जा जो है कहाँ कहाँ उत्पादन इसका किया जा सकता है, इन क्षेत्रों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इस क्षेत्र के नाम को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक से संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। इसको याद रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में जो है यहीं पर, अगर भारत में देखें तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र है वो तमिलनाडु में कलपक्कम में है, महाराष्ट्र में तारापुर में है, राजस्थान में कोटा में है, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। ये हो गया आपका जहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा जो है पाई जाती है ना, ये हो गया। उसके बाद में आपके बुक में देखो परमाणु ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है। बुक में एक चित्र भी दिया हुआ है, इसके द्वारा परमाणु ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से, भूतापीय, भू यानी भूमि से ताप प्राप्त होता है ना, तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर अंदर गहराई में, जैसे कि पृथ्वी के जब हम जमीन की खोदाई करते हैं तो जितना भीतर खोदाई किया जाता है तो तापमान में उतनी ही बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे ऊंचाई के साथ तापमान जो है गिरते जाता है, वैसे ही पृथ्वी के भीतर अगर हम जाते जाएंगे तो तापमान में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में भी प्रकट हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि धरती के भीतर तो पानी पाया ही जाता है, तो ये गर्म झरने के रूप में भी प्रकट हो सकता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, उष्मा, आप बुक में यहाँ पर चित्र में देख भी सकते हो। तो ये जो है ये गर्म जल का उपयोग जो है किसमें, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग जो है खाना बनाने में, उष्मा प्राप्त करने में और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए जो है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद आता है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। तो आपको ये याद रखना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा यूएसए जो है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, और इसके बाद में जो आते हैं वो न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुआ घाटी में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के अंदर देखिए क्या बताया जा रहा है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसी ज्वार भाटे से, यानी कि उस ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ही ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। इसको याद रखेंगे कि ज्वारीय मिल के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, रूस, फ्रांस और भारत में कहाँ पर। भारत को प्रमुख रूप से याद रखेंगे क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं, इसलिए भारत का आपको याद होना चाहिए। तो भारत में जो है कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। आप चित्र में यहाँ पर देखिए कि निम्न ज्वार भाटा का उपयोग और विद्युत उत्पन्न करने में किस प्रकार से होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर ज्वारीय
ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके बाद आता है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधनों में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसमें प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम देखे हैं। तो इसका लाभ भी देखे, हानि भी देखे और इसका किस हमको भविष्य में इसको सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए ये भी जाने। तो ये इस प्रकार से आज ये पाठ तो यहाँ समाप्त होता है।